हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग गवर्नेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो आगे के सेशन में हमने देखा था कि जब भी बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस आती है या तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा कि आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर को रिड्यूस करती है, जिससे क्या होगा कि बैंक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और इकोनॉमी में भी मनी सप्लाई बढ़ जाता है। और अगर उससे ज्यादा भी लिक्विडिटी अगर बैंक को रिक्वायरमेंट आती है, तो वो कौन सा टूल यूज करेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो जो टूल है वो है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कैसे बैंक यूज करती है टू इंजेक्ट मोर लिक्विडिटी इन द बैंक। तो चलिए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रेपो रेट। तो रेपो रेट हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में इसका अंडरस्टैंडिंग, बेस अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यानी जो भी रेट पे आरबीआई पैसे देगा बैंक को अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज के सामने, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, जब भी बैंक को लिक्विडिटी की क्राइसिस आती है या फिर शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है, तो उस रेट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज रेपो रेट। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है रेपो रेट की, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देखा है। तो यहाँ एक्चुअल होता ये है कि आरबीआई जो है वो मनी लैंड करती है बैंक को, और बैंक उसके सामने क्या देगा, सिक्योरिटीज देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, और ये रेट जो चार्ज करेगा वो रेट क्या होगा, दैट इज नोन एज रेपो रेट। तो ये चीज हमें मालूम है। और रेपो रेट जो भी लगता है और जो टेन्योर होता है या तो जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज फॉर 1 डे या तो फिर 7, 14 और 28 डेज, जिसको हम बोलते हैं टर्म रेपो। तो रेपो रेट और लोन का जो ड्यूरेशन होता है, दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, आइदर फॉर 1 डे या फिर 7, 14 और 28 डेज, जिसको हम टर्म रेपो भी बोलते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेपो रेट, क्योंकि इसका अंडरस्टैंडिंग कंपलसरी है टू अंडरस्टैंड एमएसएफ। तो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, इट इज एन ओवरनाइट लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, यानी इमीडिएट बेसिस पे, इमरजेंसी पे अगर बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस आती है या फंड की रिक्वायरमेंट आती है, तो आरबीआई ने एक सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जहां आरबीआई बैंक को पैसे देगी बट विद द इंटरेस्ट हायर देन द रेपो रेट। लेकिन वो इंटरेस्ट कितना होगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, रेपो रेट से। तो अगर हम करंट रेपो रेट की बात करें, तो करंट रेपो रेट कितना है, तो करंट रेपो रेट है दैट इज 4.40%, जबकि करंट एमएसएफ रेट कितना है, तो वो है 4.65%, दैट इज 0.15 बेस ज्यादा है। तो ये हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और की डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट और एमएसएफ का की डिफरेंस में हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो पहले जैसे कि बैंक है और बैंक के पास डिपॉजिट है, और ये भी सेशन 1 में हमने देखा था। तो बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है, तो वो डिपॉजिट किसके फॉर्म में होगी, तो वो डिपॉजिट होगी इन द फॉर्म ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट हमने रैपिड सेशन 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज हमारा रैपिड कॉन्सेप्ट 1 देख लीजिए। तो एनडीटीएल के फॉर्मेट में डिपॉजिट होगी, और एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। तो थोड़ा हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट यानी जो भी पैसा बैंक का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में होगा, सो दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट यानी हम जो भी एफडी में रखते हैं, तो उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि वो पैसा हमको 6 महीने के बाद या तो 1 ईयर के बाद मिलता है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी जो बैंक के पास डिपॉजिट है इन द फॉर्म ऑफ एनडीटीएल, जो डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में होगा। तो ये जो डिपॉजिट है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अराउंड 100 करोड़, यानी बैंक के पास अभी 100 करोड़ की डिपॉजिट है। तो आरबीआई के जो नॉर्म्स है कि दैट इज के बैंक को पहले तो सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर हम सीआरआर, राइट नाउ सीआरआर कितना है, तो वो है 3%, यानी बैंक को 100 करोड़ में से 3 करोड़ वो किसके पास रखने पड़ेंगे, दैट इज विद आरबीआई। तो वो तो आरबीआई को डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और दूसरी जो कंडीशन है
बैंक हैज टू मेंटेन एसएलआर, तो बैंक को एसएलआर भी मेंटेन करना है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और वो अभी राइट नाउ कितना है 18.5%, यानी वो हो गया 18.5 करोड़। ये किसके पास रखना है 18.5 करोड़, तो बैंक को खुद के पास रखना है, लेकिन किसके फॉर्म में रखना है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। तो किसके फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड एसेट के फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी ये जो डिपॉजिट है वो किसके फॉर्म में होगी, आइदर गोल्ड या तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में ये होगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि बैंक का जो है 20 टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया 21.5 करोड़ रुपीस तो ऑलरेडी सेफ साइड पे निकल गया, जो वो बैंक यूज नहीं कर सकती है। और आरबीआई ने ये कंडीशन क्यों रखी है, टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द बैंक, तो बैंक में पैसे होने ही चाहिए किसी भी टाइप के, और जब भी बैंक क्राइसिस में आ जाए तो वो यही पैसा उसको सेव करेगी, यानी सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक के लिए भी ये कंडीशन आरबीआई ने रखी है कि एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। और ये जो टॉपिक है ये हमने डिस्कस किया है रैपिड कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, तो आप ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए हमारे कॉन्सेप्ट 2 के वीडियो में। तो ये सिचुएशन हो गई कि बैंक अभी 21.5 करोड़ यूज नहीं कर सकता है, तो बैंक के पास अवेलेबल कितना है 78.5 करोड़ अवेलेबल है, जो बैंक यूज कर सकती है टू गिव लोन्स, यानी ये कस्टमर को लोन या फिर एडवांसेस या फिर खुद के खर्च के लिए भी ये यूज कर सकती है फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर बैंक को लिक्विडिटी चाहिए तो उसके पास पहला ऑप्शन क्या होगा, यानी कुछ कारण से अगर वो सीआरआर और एसएलआर मैनेज नहीं कर पाता है या तो बैंक को ज्यादा लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, तो उसके पास पहला ऑप्शन वो कौन सा यूज करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो यूज करेगा दैट इज ऑप्शन 1, तो वो क्या यूज करेगा, तो वो यूज करेगा रेपो रेट का ऑप्शन, क्योंकि रेपो रेट कम है एमएसएफ से, तो पहले बैंक कौन सा ऑप्शन यूज करेगा टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी बैंक में लाने के लिए वो कौन सा यूज करेगा, रेपो रेट का ऑप्शन यूज करेगा। लेकिन रेपो रेट की कुछ कंडीशन है कि रेपो रेट क्या, रेपो रेट की कंडीशन यानी आरबीआई की कंडीशन क्या है रिगार्डिंग रेपो रेट, तो वो ये है कि बैंक जो है वो एसएलआर जो 18.5% की जो डिपॉजिट है वो नहीं रख सकता है, उसके ऊपर की जो भी डिपॉजिट है वही वो बैंक में एज अ सिक्योरिटीज रख सकता है, यानी बैंक ये 18.5% यूज नहीं कर सकता है टू टेक द एडिशनल लोन, यानी एसएलआर कैन नॉट बी यूज टू ग्रांट लोन ऑन रेपो रेट। तो रेपो रेट पे लोन लेने के लिए बैंक एसएलआर की डिपॉजिट यूज नहीं कर सकता है, उसके ऊपर की जो भी डिपॉजिट बैंक के पास है वही यूटिलाइज कर सकता है। तो उसके पास जो 78.5 करोड़ की जो अमाउंट है जिसमें उसने लोन लिया है उसके एडिशनल एक्सपेंस है, लेकिन उसी अमाउंट में से कुछ डिपॉजिट जो है वो आरबीआई के पास रख के उस पे से लोन ग्रांट ले सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिगार्डिंग रेपो रेट, यानी रेपो रेट जो है वो एडिशनल डिपॉजिट पे ही वो लोन देगा, यानी अबोव एसएलआर जो भी एडिशनल डिपॉजिट है उसी पे आरबीआई लोन ग्रांट करेगी। ठीक है, तो ये कंपलसरी ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि ये ऑलरेडी बैंक ने रेपो रेट यूटिलाइज कर लिया, ऑलरेडी जितनी लोन उनको डिपॉजिट से मिलने वाली थी वो उनको मिल गई, लेकिन अभी भी लिक्विडिटी की क्राइसिस आती है, तो पहले तो ये फंड यूटिलाइज हो गया है ऑलरेडी 21.5%, जो भी एडिशनल डिपॉजिट थी उस पे भी बैंक ने लोन ले लिया है, फिर भी बैंक को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आती है, तो उस टाइम पे बैंक क्या करेगा, ऑप्शन नंबर 2 यूज करेगा, और वो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि बैंक, तो आरबीआई जो है उसको एडिशनल फंड प्रोवाइड करती है अगेंस्ट एसएलआर, यानी यहाँ जो एसएलआर जो है एसएलआर डिपॉजिट यहाँ बैंक रख सकता है टू गेट एडिशनल फंड। तो एडिशनल फंड के लिए या तो फिर एडिशनल लोन के लिए यहाँ बैंक एसएलआर की जो भी डिपॉजिट है वो बैंक के पास आरबीआई के पास रख सकता है, और आरबीआई कितना उस पर ग्रांट करेगी, तो आरबीआई की जो इनिशियल कंडीशन थी कि जब एमएसएफ लॉन्च किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2011 और 12 में,
तब आरबीआई ने एक कंडीशन रखी थी दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ एनडीटीएल, यानी जो भी एनडीटीएल की डिपॉजिट है उस पे 1% तक की जो है वो लोन वो बैंक को दे सकती है। लेकिन राइट नाउ आरबीआई ने वो इंक्रीज करके कितना कर दिया है, दैट इज 3% ऑफ एनडीटीएल। अगर क्राइसिस ज्यादा है, लिक्विडिटी क्राइसिस ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आरबीआई इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो इस तरह से जो है एक एडिशनल लिक्विडिटी विंडो है कि जब बैंक के पास रेपो रेट की लिमिट खत्म हो जाए फिर भी एडिशनल लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आती है, तब ये विंडो यूज करती है एमएसएफ का। तो एमएसएफ का विंडो वो एसएलआर की डिपॉजिट पे भी उसको लोन मिल सकती है, और वो लोन कितनी होगी, दैट इज अराउंड 1% ऑफ एनडीटीएल, जो राइट नाउ अगर बात करें दैट इज अराउंड 3% ऑफ एनडीटीएल। तो ये जो है दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये ऑप्शन आरबीआई ने दिया है टू बैंक टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द बैंक। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑफ एमएसएफ एंड रेपो रेट। तो आपको ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एमएसएफ के। एमएसएफ के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। तो ऑलरेडी हमने थोड़ा देखा है कि एमएसएफ कैसे वर्क करता है, लेकिन उसके फीचर्स अगर हम बात करेंगे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कौन यूज कर सकता है फर्स्ट, तो वो सिर्फ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही यूज कर सकती है। जबकि अगर रेपो रेट की बात करेंगे तो रेपो रेट में क्या होगा, तो रेपो रेट में एससीबी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक भी यूज कर सकती है और प्राइमरी डीलर्स भी उसमें यूज कर सकता है रेपो रेट की फैसिलिटी। जबकि एमएसएफ ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही यूज कर सकती है जिसका करंट अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट होना चाहिए या तो फिर शेड्यूल्ड जनरल अकाउंट जो है एसजीएल अकाउंट वो आरबीआई के पास होना चाहिए, तब भी ये फैसिलिटी यूज कर सकती है। यानी जो कमर्शियल बैंक का करंट अकाउंट और जनरल लेजर अकाउंट आरबीआई के पास होगा वही ये फैसिलिटी एमएसएफ की फैसिलिटी यूज कर सकता है। अगर उसका टेन्योर देखे तो एक्चुअली टेन्योर जो है वो एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो है ओवरनाइट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इमीडिएट बेसिस पे। और यहां अगर देखेंगे तो इसका टेन्योर कितना है, तो दैट इज 1 डे। अगर हम पर डे की बात करेंगे, अगर टर्म रेपो की बात करेंगे तो 7, 40 एंड 20 डेज, बट अगेन इट डिपेंड्स, आरबीआई उसको एक्सटेंशन कर सकता है। तो एक दूसरा पॉइंट जो है वो भी हमें ध्यान में रखना है। अनदर पॉइंट दैट इज कि जो भी रेट है यहाँ पे, तो वो भी रेट कौन डिसाइड करेगा, तो रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई। तो यहाँ रेट डिसाइड आरबीआई करेगा, यहाँ भी सेम ही रहेगा। रेट कौन डिसाइड करेगा, तो आरबीआई डिसाइड करेगा। बट इसमें क्या है कि इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तब ऐसा डिसाइड हुआ था कि एमएसएफ रेट विल बी 1% हायर देन द रेपो रेट, यानी एमएसएफ रेट जो भी होगा वो रेपो रेट से 1% ज्यादा होगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो अभी राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो ओनली 15 पॉइंट बेसिस ही ज्यादा है, तो वो बीच में 0.25 बेसिस ज्यादा था। तो वो डिपेंड करता है आरबीआई को वो एमएसएफ कितना रखना चाहता है, 1% रखना चाहता है और उससे कम रखना चाहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एमएसएफ की बात करेंगे तो मिनिमम अमाउंट कितनी होगी एमएसएफ में, तो मिनिमम अमाउंट होगी दैट इज 1 करोड़ एंड इन मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। तो जो मिनिमम अमाउंट होगी दैट इज 1 करोड़ एंड मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। तो ये जो है ये बेसिक कंडीशन है और बेसिक फीचर है एमएसएफ का, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का। तो ये सब पॉइंट हमें ध्यान में रखना है फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएसएफ और रेपो और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।